25 सालों में हमारे राज्य का हासिल ये रहा है कि हमें हरेले के दिन सरकारी छुट्टी मिलने लगी है और सरकार हमारे लोक पर्व के नाम पर बड़े बड़े टेंटों में कार्यक्रमों का आयोजन करने लगी है। बड़े बड़े स्पीकरों के बीच हमारे 10 दिन का हरेला एक दिन में समेटा जा चुका है और सांस्कृतिक पहचान को एक दिन पेड़ लगाने वाला कार्यक्रम कर खूब मजबूती भी दी गई है। हर साल हरेला के नाम पर होने वाले कार्यक्रम को देखकर लगता है कि हमारी सरकार हमारे लोक पर्वों का खूब सम्मान करती है। लेकिन ये सरकारी सिस्टम आम लोगों की परंपराओं का कितना सम्मान करता है, उसका अंदाजा इस हफ्ते राज्य में विकास के नाम पर कट रहे करीब 4,000 पेड़ों के फैसले से लगाया जा सकता है। एक तरफ पूरा राज्य इस हफ्ते हरेला मना रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार अब तक 200 पेड़ काट चुकी है। हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में पुलिस सुरक्षा के बीच बचे हुए बाकी सालों पुराने पेड़ भी कट जाएं। आज के वीडियो में आगे जानेंगे आखिर ऋषिकेश देहरादून सड़क चौड़ी किसके लिए की जा रही है। इसके अलावा आज के वीडियो में विस्तार से समझेंगे बद्रीनाथ चढ़ावा प्रकरण। चढ़ावे के अलावा जानेंगे बीकेटीसी की जमीनों में हो रही खुर्द-बुर्द और एम्बुलेंस गायब होने का पूरा सच। वीडियो के आखिर में बात करेंगे चार धाम में वीआईपी दर्शन के आरोपों पर। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और वीकली खबर बात के आज के इस एपिसोड में जानते हैं जन सरोकारों से जुड़ी हफ्ते भर की खबर बात। उत्तराखंड की राजधानी में इन दिनों कुछ लोग पेड़ कटाई के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। इस शांतिपूर्ण विरोध का असर फिलहाल ये हुआ है कि करीब 4,500 से ज्यादा पेड़ों की कटाई के लिए भारी मशीनें, कुल्हाड़ी और जेसीबी लिए खड़ा प्रशासन फिलहाल अपने कदम पीछे खींच रहा है। दरअसल देहरादून जिले में भानियावाला से ऋषिकेश तक करीब 20 किलोमीटर हाईवे का चौड़ीकरण 4 और 6 लेन में किया जाना है। इसके लिए करीब 4,000 से ज्यादा पेड़ों को काटना है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ कटान का स्थानीय जनता के साथ कई सामाजिक संगठन ने भी विरोध करना शुरू करा। विरोध के बावजूद वन निगम करीब 200 पेड़ अब तक काट चुका है, लेकिन जनता के बढ़ते विरोध के बाद बिना पुलिस सुरक्षा के पेड़ नहीं काटे जाने की बात अब कही जा रही है। यानी अब अगर पेड़ काटे गए तो पुलिस की निगरानी में पेड़ काटे जाएंगे। अब ये पूरा प्रोजेक्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का है, जिसका कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो भ्रामक हैं। वन क्षेत्र से गुजरने वाले मौजूदा 2 लेन मार्ग पर फिलहाल रोजाना करीब 18,456 वाहन आते जाते हैं। इस हाईवे पर भविष्य में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में इसे चौड़ा करने की जरूरत है। NHAI का कहना है कि उन्होंने इस परियोजना को इस तरह से डिजाइन किया है कि जिससे पर्यावरण में बहुत कम असर पड़ेगा। उसका दावा है कि उत्तराखंड वन विभाग, WWF इंडिया और भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WWI देहरादून के तकनीकी परामर्श के आधार पर परियोजना में तमाम प्रावधान किए गए हैं। अब ये तो हुआ सरकारी पक्ष, जिसको लगता है कि 4,000 पेड़ों के कटने से पर्यावरण पर बहुत कम असर पड़ेगा और 4,000 पेड़ों के कटने से जंगल में रहने वाले वन्य जीवों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की बात भ्रामक है। इस पूरे घटनाक्रम का एक पक्ष ये भी है कि इस विकास से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और ऋषिकेश के बीच की दूरी कम हो जाएगी। यानी आप भारत के किसी भी बड़े महानगर में रहते हो, वहां से देहरादून उड़ान भरिए और मिनटों में पहुंच जाइए ऋषिकेश। यही दिल्ली के विकास की परिभाषा भी है, जिसमें सिर्फ चौड़ी सड़कों के लिए पर्यावरण को होने वाला नुकसान छोटा होता है। पिछले कई सालों में उत्तराखंड के न जाने कितने जिलों से कभी ट्रॉली तो कभी पोकर से उफनती नदियां पार करते राज्य की जनता के वीडियो और फोटो आते हैं। लेकिन दिल्ली के विकास की परिभाषा में राज्य की जनता के लिए पुल नहीं है। दिल्ली के विकास की परिभाषा में पर्यावरण कहाँ है, उसे देहरादून के आंकड़ों से समझिए। राज्य बनने से लेकर जून 2026 तक राज्य में करीब 46,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित की गई है। इसमें आधी यानी करीब 21,500 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि सिर्फ देहरादून में हस्तांतरित हुई है। पर्यावरणविद अनूप नौटियाल इस आंकड़े पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि अगर इस आंकड़े को औसत के रूप में देखा जाए तो लगभग 5 हेक्टेयर यानी करीब 250 नाली जंगल हर दिन किसी न किसी परियोजना के लिए वन क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है। एक आरटीआई से मिली जानकारी माने तो उत्तराखंड में हस्तांतरित हुई वन भूमि का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सड़क निर्माण और खनन कार्यों से जुड़ा है। इस पूरे विवाद का सवाल सिर्फ 4 या 4,500 पेड़ों के कटने का नहीं है। असल सवाल ये है कि विकास की परिभाषा क्या होगी और उसे कौन तय करेगा। उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्र में ये प्रश्न और भी जरूरी हो जाता है। हर परियोजना में पर्यावरणीय क्षति को बहुत कम असर कहकर टाल दिया जाएगा तो धीरे धीरे होने वाले ये नुकसान किसी एक परियोजना का नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान बन जाएंगे।
इसलिए यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये बहस महज सड़क बनाम पेड़ की नहीं है। खैर, बहस की बात हो ही रही है तो इस हफ्ते राज्य में सबसे बड़ी बहस का मुद्दा रहा बद्रीनाथ चढ़ावा प्रकरण। देश में हाल के दिनों में धार्मिक स्थलों पर वित्तीय पारदर्शिता को लेकर बहस के बीच बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़ा विवाद सामने आया। पूरा प्रकरण भैरव सेना नामक संगठन द्वारा लगाए आरोपों से शुरू होता है। भैरव सेना ने 3 जुलाई को बीकेटीसी के सीईओ को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की थी। सोशल मीडिया में मामला सामने आने के बाद बीकेटीसी ने आंतरिक जांच समिति बनाई थी, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में चढ़ावे की राशि को अनाधिकृत रूप से उठाए जाने के संकेत मिलने की बात स्वीकार की गई थी। आप इस मामले में बार बार बीकेटीसी शब्द सुनते होंगे। बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 के तहत किया गया था। यह समिति बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के अलावा अपने अधीन आने वाले लगभग 45 अन्य मंदिरों और धर्मशालाओं का प्रबंधन देखती है। मंदिरों में आने वाले दान चढ़ावे, मंदिर निधि, संपत्तियों की सुरक्षा, कर्मचारियों की व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी समिति की है। समिति का नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं, जबकि दैनिक प्रशासन और संचालन की जिम्मेदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ संभालते हैं। इसी समिति की प्रारंभिक जांच के आधार पर बीकेटीसी के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को समिति से निलंबित किया गया। भैरव सेना का आरोप है कि प्रमोद नौटियाल बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सहायक के रूप में कार्य करते थे। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि वे केवल समिति के एक कर्मचारी थे। प्रारंभिक जांच के प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि के बाद बीकेटीसी के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवाण की शिकायत पर बद्रीनाथ कोतवाली में प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। इस जांच समिति को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। अब तक की पुलिस जांच के विषय में खबर आ रही है कि पुलिस को आरोपी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। खैर, चढ़ावे में हेरफेर का मामला पूरी तरह निपटा नहीं था कि अमर उजाला ने बद्रीनाथ में और भी अनियमितताओं की खबर छापते हुए लिखा, दान में मिली 2 एम्बुलेंस और 1 टेम्पो ट्रैवलर गायब। अमर उजाला में छपी खबर में लिखा गया कि 2018 में एक दानदाता ने बीकेटीसी को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एक एम्बुलेंस भेंट की थी और एक हाईटेक एम्बुलेंस देवस्थानम बोर्ड के गठन के समय दान की गई थी। इसके अलावा 2010 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की ओर से बीकेटीसी को एक टेम्पो ट्रैवलर दान में दिया गया था। हालांकि बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने इसे भ्रामक बताते हुए कहा, एक एम्बुलेंस 2022 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग को हस्तांतरित कर दी गई थी और दूसरी 2016 में ही निष्प्रयोज्य यानी यूजलेस घोषित कर दी गई थी। टेम्पो ट्रैवलर के बारे में सीईओ का कहना है कि वो मरम्मत के लिए देहरादून भेजा गया है। जैसे बीकेटीसी का विवाद किसी एक जगह ठहरता हुआ नहीं दिखता है। बद्रीनाथ में चढ़ावे में हेरफेर के आरोपों के बीच वीआईपी दर्शन से करीब 1 करोड़ 63 लाख की आय का विवाद भी सामने आ रहा है। वीआईपी दर्शन के लिए प्रति श्रद्धालु 1100 रुपए की पर्ची काटने की बात सामने आ रही है। वैसे 4 धाम में वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क नई बात नहीं है। बीकेटीसी ने ही कुछ साल पहले इसे 300 रुपए से शुरू किया था। इस बार विवाद की स्थिति इसलिए है क्योंकि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा था कि मंदिर में किसी भी तरह के वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाएंगे। दूसरा, बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने कहा कि वीआईपी शुल्क लगाने का कोई भी प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में पारित नहीं हुआ है। बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ने यहां तक आरोप लगाए हैं कि उनके पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें समिति के कुछ अतिथियों को बिना शुल्क के वीआईपी दर्शन कराए गए थे। वैसे बीकेटीसी पर इससे पहले फर्जी बिल बनाने का आरोप भी लग चुका है। शिकायतों के अनुसार कई नेताओं और अतिथियों के नाम पर ठहरने और खाने पीने के खर्च वाले बिल बनाए गए, जबकि जिनके नाम पर बिल हैं उनका दावा यह है कि उन्होंने अपना खर्च खुद उठाया था। आरोप लगने के कई हफ्ते बाद तक कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। बीकेटीसी की जमीनें खुर्द-बुर्द होने की एक खबर दैनिक हिंदुस्तान अखबार ने भी छापी है। खबर में लिखा गया है कि बीकेटीसी की देहरादून, हल्द्वानी, रामनगर, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक में अरबों की संपत्ति है। इन संपत्तियों पर अवैध कब्जे हुए हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर भी समिति की सैकड़ों दुकानें हैं, जिनका किराया महज 10 रुपए से 50 रुपए तक है। लखनऊ में समिति के पास करीब 11,000 वर्ग फीट जमीन है और इस जमीन का किराया आता है मात्र 800 रुपया। कुल मिलाकर बीकेटीसी पर अव्यवस्था के आरोप गंभीर है। खैर, चढ़ावे में हेरफेर के आरोपी प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन के आदेश और पुलिस में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बीते शुक्रवार हाईकोर्ट ने बीकेटीसी से स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।
अब आने वाली जांच रिपोर्ट केवल यह तय नहीं करेगी कि किसी व्यक्ति की भूमिका क्या थी, ये भी तय करेगी कि क्या चार धाम जैसे पवित्र स्थानों में निगरानी व्यवस्था पर्याप्त है या उसमें बड़े सुधार की जरूरत है। क्योंकि चार धाम की सबसे बड़ी संपत्ति उसका सोना, चढ़ावा या जमीन नहीं है, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है श्रद्धालुओं का विश्वास। क्या बीकेटीसी जैसी संस्थाएं श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखेंगी?